हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक टंडयाल और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपको पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा है 2022 की, उसका जो सिलेबस है उसको टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं और इससे पहले मैं इसके 4 वीडियो डाल चुका हूं और आज हम इसमें जो 5वां टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जो है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, मैं लिख देता हूं इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा देखेंगे। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा क्यों है। अगर आप इसको देखिए गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे, ये हमेशा से न्यूज में बना रहता है। ठीक है, कई सारे जो वन्य जीव क्षेत्र है, जनजातीय लोग हैं, वहां पर ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो विवाद का ये काफी एक कारण भी रहा है। और यूपीएससी में भी देखिए सीधे सीधे इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वैसे ही आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पूरा अपना। ये हमारा टॉपिक 5 है, इको सेंसिटिव जोन। इसको देखिए इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया इस नाम से भी जाना जाता है, अभी नीचे देखेंगे, और हिंदी में इसको पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको देखिए इसको बताना शुरू करूंगा, इसका एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है। इसको देखिए, आप अगर एक चीज समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक वन्य जीव क्षेत्र है। मान लीजिए ये एक आपका वन्य जीव क्षेत्र है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है जो इस मुख्य वन्यजीव क्षेत्र के मुख्य जो पोर्शन है उसको खराब करेगा या डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, तो इसमें सीधा नुकसान होगा इसके कोर एरिया को। तो इसी से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए 2011 में, ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसने राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेश से एक तरह से कंसल्ट कर कर उनके साथ विवेचना कर कर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम जो हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का क्षेत्र में, ठीक है, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में हम इको सेंसिटिव जोन की स्थापना करेंगे। देखिए, इससे फायदा क्या होगा। अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर या नेगेटिव कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव इस बफर जोन पर पड़ेगा, इस इको सेंसिटिव जोन पर पड़ेगा, ना कि इस मुख्य एरिया पर। ठीक है, और आपको कुछ समय मिल जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका इको सेंसिटिव जोन का, जो कि मुख्य रूप से एक तरह से देखिए बोला जाता है शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर देखिए आपकी बाइक्स वगैरह में लगे रहते हैं, कार में लगे रहते हैं। उनका कार्य क्या होता है, वो आपको जब आप किसी गड्ढे में से निकलते हो आपको झटका लगने से बचाते हैं। ठीक इसी तरीके से जो कोर एरिया होता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का या आपके वन्यजीव अभ्यारण्य का, उसको बचाने के लिए ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं आपके इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पूरा पूरा पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। मैं आपको अपने दूसरा जो टॉपिक है हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, उसमें बता चुका हूं कि अभी तक भारत में 3 वन्यजीव कार्य योजना आई है। पहली थी 1983 से 2001 तक, दूसरी थी हमारी 2001 से 2016 तक, और अभी हमारी ड्राफ्ट तीसरी चल रही है 2017 से 2031 तक। तो उसी में जो 2001 से 2016, देखिए मैंने आपको 2011 ऊपर बताया, तो वो इसी पीरियड में आता है। द्वितीय वन्यजीव कार्य योजना ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमा के या सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। अब देखिए, जो यूपीएससी में प्रश्न बना था वो क्या बना था, वो यही बना था कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के तहत घोषित करती है। तो आप एक बात समझ लीजिए, ये प्रश्न देखिए बहुत चांसेस है आपसे शायद पूछा जाए इस एग्जाम में भी। तो जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, इको सेंसिटिव जोन टर्म जो है, इस शब्द का प्रयोग इस पूरे एक्ट में कहीं भी नहीं किया गया है। ये सिर्फ इससे प्रेरणा लेता है और इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण के लिए की जाती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें एक चीज बात बोली गई है, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर पढ़ेंगे, इस 10 किलोमीटर के नियम को सख्ती से लागू नहीं किया जाना है। ठीक है, तो ये देखिए 10 किलोमीटर की जो लिमिट है, ये कुछ फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसको अलग अलग वन्य जीव अभ्यारण्य या जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके हिसाब से इसको वेरी किया जाता है, कहीं भी ये सेम नहीं होता। देखिए, इसका जो प्रमाण है वो मैं आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था
अप्रैल 2022 में अभी, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभयारण्य है उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर का अनिवार्य रूप से आपका इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें क्या बातें की गई हैं, जो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 10 किलोमीटर के नियम को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। ठीक है, यहां पर आप पढ़िए, न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए एक समान ईएसजेड बनाना या इको सेंसिटिव जोन बनाना संभव नहीं होगा, यानी सबके चारों तरफ 10 किलोमीटर की लिमिट आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसने मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चेन्नई में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जैसे विशेष मामलों का उल्लेख किया जो महानगर के बहुत करीब स्थित है, इसलिए वहां पर 10 किलोमीटर का बफर जोन नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए इसको वेरी किया जाता है, हर जगह ये 10 किलोमीटर की रेंज एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो जगह के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्र यानी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी कहा जाता है। और देखिए वही पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बताया था, शॉक एब्जॉर्बर, यह शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों के आसपास होने वाली हानिकारक मानव जनित गतिविधियों का प्रभाव इन क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। इस तरह से वे संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, यानी जो आपका अगर मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ आपने 10 किलोमीटर का, ठीक है, बफर जोन या इको सेंसिटिव जोन बना दिया, तो जो नुकसान होगा वो यहां पर होगा और सरकार को उसको चेंज करने में कुछ या उसको ठीक करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा, जिससे आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, इस तरह से शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो इको सेंसिटिव जोन है, इनको किन कारणों से हमने एस्टेब्लिश किया है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है या रेगुलेट करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके, जो हमने ऊपर बात करी थी। ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, एज अ ट्रांजिशन जोन मतलब ये काम करेंगे इंग्लिश में। अब देखिए इसमें कुछ तरीके की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की बेसिकली इसमें गतिविधियां हैं। पहली होती है निषिद्ध गतिविधियां, दूसरी होती है निषिद्ध मतलब जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ठीक है, जिसको आप इको सेंसिटिव जोन में कर ही नहीं सकते। दूसरी होती है विनियमित गतिविधियां या होती है रेगुलेटेड, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी अनुमति प्राप्त गतिविधियां, यानी जिसको आप शासन से आपका परमिशन लेकर, ठीक है, या हम इसको परमिटेड एक्टिविटीज बोल सकते हैं। परमिटेड एक्टिविटीज जो परमिटेड रहती हैं, यानी इनको आप वहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे ज्यादा पहले निषिद्ध गतिविधियां कौन सी हैं। वाणिज्यिक खनन यानी कमर्शियल माइनिंग, आरा मिले, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉ मिल्स, ठीक है, इसमें आरी जैसे ब्लेड्स होते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, और देखिए ये क्यों मना किया जाता है, इससे देखिए जो डस्ट है या धूल बहुत ज्यादा फैलती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, उसके लिए आपको पता है देखिए बहुत सारी जगह आपको घेरनी पड़ती है, क्योंकि इसमें रिजर्वायर वगैरह आपको बनाना पड़ता है पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो उसकी स्थापना करने से रोकना यह बिल्कुल मना है यहाँ पर। और लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, यानी जो आपका वुड है उसका कमर्शियल यूज बिल्कुल मना है यहाँ पर। उसके अलावा पर्यटन गतिविधियां, जैसे राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, ठीक है, हॉट एयर बलून, अपशिष्टों का निर्वहन या कोई ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन में। अब देखते हैं विनियमित गतिविधियां या ऐसी गतिविधियां जिसको रेगुलेट किया जाता है यहाँ पर। पहला पेड़ों की कटाई, दूसरा होटलों और रिजॉर्ट्स की स्थापना, तीसरा प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन जैसे भारी औद्योगिक प्रौद्योगिकी या हैवी टेक्नोलॉजी, कीटनाशकों आदि को अपनाना, सड़कों को चौड़ा करना, इस तरीके की गतिविधियों को रेगुलेट किया जाता है। उसके अलावा जो गतिविधियां यहाँ पर अलाउ की जाती हैं, परमिटेड रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहला संचालित कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, आपका जैविक खेती या जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जैसे आपका अगर सोलर फार्म्स वगैरह यहाँ पर लगा रहे हो आप, उसका उपयोग यहाँ पर परमिटेड है। और सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना, जिसके तहत पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होता है, यानी इन चीजों को यहाँ पर परमिटेड किया जाता है या यहाँ पर परमिट रहते हैं। अब आगे देखते हैं इसका देखिए मुख्य रूप से महत्व क्या है आखिर इको सेंसिटिव जोन का,
क्यों सरकार के पास इतना ज्यादा फोकस है इस चीज को लेकर कि हमें इको सेंसिटिव जोन राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाने चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करना। आपको सभी को पता है जो मानव जनित कारण है सबसे बड़ा कि हम बोलते हैं अनअबेटेड डेवलपमेंट इंग्लिश में, यानी बिना रुके हुए एक तरह से उल्टा सीधा विकास करना, सतत विकास की प्रक्रिया को छोड़कर उल्टा सीधा विकास करना, जिसकी वजह से आपका जो पर्यावरण है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर्यावरण प्रदूषण आपने देखा होगा कितना ज्यादा होता है। तो देखते हैं शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से सटे क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना, यानी जो अर्बनाइजेशन के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके अलावा बाकी जो विकासात्मक या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं उसके वजह से जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसको कम करना। इन सीटू संरक्षण, देखिए दो तरीके का संरक्षण होता है, एक होता है एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू। ठीक है, इन सीटू क्या होता है आपका बेसिकली जहां पर आपका प्राकृतिक आवास है उस वन्य जीव का, उसको वहीं पर संरक्षित करना। एक्स सीटू होता है उसके प्राकृतिक आवास से बाहर उसको संरक्षित करना, जिसमें हमारे जू आते हैं, चिड़ियाघर, इसके अलावा इसमें आपके बोटेनिकल गार्डन्स आते हैं। ठीक है, और अगर इन सीटू की बात करें तो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सब इसमें आते हैं। तो दो तरीके से ये होते हैं। तो ये इन सीटू संरक्षण यानी उसी जगह पर ये आपके वाइल्ड लाइफ और वनस्पतियों के संरक्षण की बात करते हैं। इको सेंसिटिव जोन इन सीटू संरक्षण में मदद करते हैं जो अपने प्राकृतिक आवास में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। उदाहरण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, उसके चारों तरफ भी इको सेंसिटिव जोन की स्थापना की गई है। अगला वन शरण यानी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन, मानव पशु संघर्ष को कम करना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करना। ये अलग से पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसको पढ़ेंगे बाद में। इको सेंसिटिव जोन वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। देखिए क्योंकि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, यहाँ पर वनों की कटाई को प्रतिबंधित किया गया है, रेगुलेट किया गया है, इसलिए वनों की कटाई को कम करते हैं। और मानव इसकी वजह से देखिए क्या होता है, जब वन वहां पर रहेंगे तो वहां पर इतनी रेजिडेंशियल या आवासीय कॉलोनियां स्थापित नहीं होंगी, जिसकी वजह से मानव और पशु संघर्ष कम होते हैं। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के मूल और बफर मॉडल पर आधारित होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ये कोर हो गया और ये बफर जोन हो गया, हमने ऊपर बात कर ली, जिसके माध्यम से स्थानीय क्षेत्र के समुदायों को भी संरक्षित और लाभान्वित किया जाता है, यानी जो वन में रहने वाली आपकी लोकल कम्युनिटीज होती हैं उसको भी इससे हेल्प मिलती है। अब देखते हैं विकासात्मक गतिविधियां। इको सेंसिटिव जोन में बांधों, सड़कों, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी गतिविधियां हस्तक्षेप करती हैं। ठीक है, आप कितना ही देखिए कानून बना लीजिए, फिर भी आपने लगातार देखा होगा कि जो डेवलपमेंटल वर्क है वो किसी ना किसी तरीके से वहां पर चलता रहता है। तो ये इसके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करती है। अगला शासन और नए कानून। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन समुदाय के अधिकारों की अनदेखी करते हैं, यानी जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज होती हैं। इसको देखिए दूर किया गया है, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है आपका 2006 का। अगर मुझे समय मिला इसके बारे में आपको बताऊंगा। इन दोनों में एक थोड़ी कमी थी कि ये जो वन समुदाय थे उनकी अवहेलना करते थे, लेकिन इस एक्ट ने उनको काफी ज्यादा शक्तियां प्रदान की हैं तथा जानवरों के अवैध शिकार को रोकने में ये विफल रहे हैं। ये इको सेंसिटिव जोन में विकास गतिविधियों का समर्थन करते हैं। अब देखते हैं पर्यटन। पर्यावरण पर्यटन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देखिए टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता है। जो सफारी वगैरह जंगलों में आयोजित की जाती हैं उस पे भी कहीं ना कहीं देखिए उसमें जो व्हीकल से आपकी आवाज निकलती है उससे चिड़ियाओं को फर्क पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है उससे भी जानवरों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये भी टूरिज्म की जो गतिविधियां हैं या पर्यटन की जो गतिविधियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इको सेंसिटिव जोन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। और इसकी बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देखिए वनों की कटाई आपको करनी होती है, क्योंकि आपको रोड्स वगैरह बनानी है, अंदर आपको रहने के लिए उनके जगह बनानी है, रिजॉर्ट बनाने हैं, स्थानीय लोगों के विस्थापन आदि के माध्यम से पार्कों और अभ्यारण्यों के आसपास की भूमि को साफ किया जा रहा है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अभी आप अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़िएगा थट्टेकड। ठीक है, थट्टेकड आपका बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, कहां पर, केरल में। वहां पर इको सेंसिटिव जोन की वजह से कुछ कम्युनिटीज का विस्थापन हो रहा था, तो वो काफी न्यूज में था। इसको आप जरूर एक बार सर्च करके पढ़िएगा। उसके अलावा विदेशी प्रजातियों का हस्तक्षेप, देखिए ये बहुत बड़ी इस समय समस्या है भारत में। एक होती है देखिए स्थानीय प्रजाति और एक होती है विदेशी प्रजातियां। अभी हाल ही में सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, ठीक है, इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस एक
विदेशी प्रजाति है जिसका प्रसार बहुत ज्यादा से भारत के जंगलों में हो रहा है, स्पेशली साउथ इंडिया में। ठीक है, तो ये प्रजातियां जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं उनको ऑलमोस्ट खत्म कर देती हैं और एक तरह से पूरा, इसको हम इंग्लिश में इन्वेजिव स्पेसीज बोलते हैं। जैसे यूकेलिप्टिस और बबूल, आपका ऑरिक्यूलारिस आदि जैसी विदेशी प्रजातियां तथा उनका वृक्षारोपण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वनों पर एक प्रतिस्पर्धी दबाव पैदा करता है, यानी कंपटीशन। आपने इंटरेक्शन पढ़े होंगे, कमेंशलिज्म होता है और कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों को नुकसान होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि जो विदेशी प्रजातियां होती हैं इसका हस्तक्षेप भी इको सेंसिटिव जोन में काफी बढ़ रहा है, तो ये भी उसके लिए एक चैलेंज है। फिर देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के समय में है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ने इको सेंसिटिव जोन्स पर भूमि, जल और पारिस्थितिकी तनाव उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए बार बार जंगल में आग या असम की बाढ़, जिसने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा उसके वन्य जीव को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, ये लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो बाढ़ की घटनाएं हैं या जो नेचुरल डिजास्टर्स थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसमें आपने पिछले साल पढ़ा भी होगा, काजीरंगा में जो कुछ पोर्शन था उसका वन का, वो डूब गया था पूरा पानी में, और जिसकी वजह से वहां पर वन्य जीव जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब बात करते हैं स्थानीय समुदाय की, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दे दिया थट्टेगढ़ वाला। थट्टेगढ़ पक्षी अभयारण्य, आप उसको जरूर पढ़िएगा। झूम खेती, बढ़ती आबादी का दबाव, जलाऊ लकड़ी तथा वनोपज की बढ़ती मांग आदि संरक्षित क्षेत्रों पर आपका ये दबाव डालते हैं। ठीक है, तो यही देखिए पूरा टॉपिक था, मैंने इसमें पूरी चीजें कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है कि मुझे इसे किस तरीके से कवर करना चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको करंट अफेयर और जितने भी वीडियो मैं यहाँ पर बनाता हूँ उसका पीडीएफ आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मिल जाएगा, जो आपके रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। देखिए 3 से 4 पेज का पीडीएफ है, इसको आप आराम से एग्जाम में जाने से पहले पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अपना ऐसी समर्थन हमारे लिए बनाए रखिए और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।